नमस्कार। हम सब रोज अपने घरों में दीवार के सॉकेट में प्लग लगाते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस सॉकेट से निकलने वाली शक्ति यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी इतनी खास क्यों है? तो चलिए आज इसी अदृश्य शक्ति के काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर बिजली तो बिजली है ना? फिर ये एसी और डीसी, ये दो अलग अलग तरह की बिजली क्यों होती है? और यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में एसी की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो सबसे बड़ा अंतर है इनके बहने के तरीके में। डायरेक्ट करंट यानी डीसी की बात करें तो वो एक सीधी सड़क जैसी है। ये हमेशा एक ही दिशा में बहती है, जैसे किसी बैटरी से निकलने वाली पावर। और वहीं दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो एक लहर की तरह है। ये लगातार आगे पीछे होकर अपनी दिशा बदलती रहती है। और हाँ, यही वो बिजली है जो पावर प्लांट से चलकर हमारे घरों तक पहुंचती है। ठीक है, तो चलिए अब इस एसी वेव को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। क्योंकि अगर इसकी बनावट को समझ लिया तो समझिए इसके सारे राज खुल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्ति भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि करंट एक सेकंड में 50 बार आगे जाता है और 50 बार पीछे। बस यही है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और यही भारत में हमारा स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में पूरे 50 साइकिल पूरे होते हैं, और इस स्पीड में ज्यादा से ज्यादा बस 3% का ही उतार चढ़ाव अलाउड है। अब बात करते हैं पीक वैल्यू की। ये उस एसी वेव का सबसे ऊंचा या कहें सबसे निचला पॉइंट होता है। मतलब वो लहर अपनी पूरी ताकत पर जब होती है, चाहे वो पॉजिटिव दिशा में हो या नेगेटिव, वही उसकी पीक वैल्यू है। लेकिन एक बात है, ये जो पीक वैल्यू है वो तो बस एक पल के लिए आती है। हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हमें एक एवरेज या कहिए एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए होती है। इसी को कहते हैं RMS वैल्यू। ये एसी वोल्टेज की वो वैल्यू है जो उतनी ही हीट पैदा करेगी जितनी कि कोई बराबर डीसी वोल्टेज करता। और मजे की बात यह है कि जब हम अपने वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं ना, तो असल में हम यही RMS वैल्यू ही देख रहे होते हैं। और ये बात हमें सीधे ले आती है हमारे घरों में आने वाली सप्लाई पर। जो हम कहते हैं ना कि घर में 230 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो असल में पीक वोल्टेज नहीं है, वो RMS वैल्यू है। और यही वो प्रैक्टिकल वैल्यू है जिस पर हमारे सारे के सारे उपकरण, चाहे वो टीवी हो या फ्रिज, चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि जब ये एसी करंट किसी सर्किट से गुजरता है तो होता क्या है। यहाँ पर मैदान में 3 मेन प्लेयर्स उतरते हैं जो इसके रास्ते को, इसके बहाव को प्रभावित करते हैं। ये हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस तो सीधा साधा है, एक स्पीड ब्रेकर की तरह। इसका काम बस करंट के बहाव को धीमा करना है। लेकिन असली खेल तो कैपेसिटर और इंडक्टर का है। कैपेसिटर को आप एक बहुत छोटे, फटाफट चार्ज होने वाले पानी के टैंक जैसा समझ सकते हैं। ये वोल्टेज में अचानक होने वाले बदलाव को पसंद नहीं करता। और इंडक्टर, वो एक भारी चक्के की तरह है जिसे घुमाने में थोड़ा दम लगता है। मतलब ये करंट के बहाव में अचानक आने वाले बदलाव का विरोध करता है। और बस यहीं से एसी थ्योरी का मजा शुरू होता है, क्योंकि हमारा एसी करंट तो लगातार बदल रहा है ना? इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर का जो विरोध है वो कोई मामूली विरोध नहीं होता। ये एक खास किस्म की रुकावट पैदा करते हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्टेंस। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये है कि ये दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे के एकदम दुश्मन हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC ठीक इसका उल्टा करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वो घटता है। तो एसी सर्किट के अंदर ना इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। तो अब तक हमारे पास 3 तरह की रुकावटें हो गईं। एक तो सीधा साधा रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस और तीसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब सवाल ये है कि जब ये तीनों एक ही सर्किट में एक साथ आ जाएं तो क्या होता है? वो सब मिलकर एक टोटल रुकावट बनाते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। इस टोटल रुकावट को या कुल विरोध को हम एक नया फैंसी नाम देते हैं, इम्पीडेंस, हिंदी में प्रतिबाधा। इसे हम Z से दिखाते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये किसी एसी सर्किट का असली टोटल रेजिस्टेंस है। अब ये इम्पीडेंस निकालते कैसे हैं? इसकी एक प्रक्रिया है।
सबसे पहले तो हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की लड़ाई का नतीजा देखते हैं, मतलब दोनों का अंतर निकालते हैं। फिर जो ये टोटल रिएक्टेंस आता है उसे रेजिस्टेंस के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर जोड़ दिया जाता है, और बस जो मिला वही है हमारे सर्किट का टोटल विरोध यानी इम्पीडेंस। अच्छा, इम्पीडेंस के साथ ही एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जुड़ी है, और वो है पावर फैक्टर। इसे आप सर्किट का एफिशिएंसी रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि सर्किट को जितनी पावर दी जा रही है उसमें से कितनी पावर असल में काम आ रही है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो मतलब ये एक परफेक्ट स्कोर है, कोई बर्बादी नहीं, पूरी की पूरी पावर काम में आ रही है। अब हम आते हैं एसी थ्योरी के सबसे दिलचस्प, सबसे जादुई हिस्से पर। ये एक ऐसी खास कंडीशन है जब सर्किट के अंदर चल रही वो खिंचतान एक परफेक्ट बैलेंस पर पहुंच जाती है। इस जादुई पल को ही हम कहते हैं रेजोनेंस, या हिंदी में अनुनाद। और रेजोनेंस की परिभाषा बहुत ही सीधी साधी है। ये वो हालत है जब इंडक्टर से होने वाली रुकावट और कैपेसिटर से होने वाली रुकावट एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देती हैं। मैथमेटिकली कहें तो XL बराबर हो जाता है XC के। ऐसा एक खास फ्रीक्वेंसी पर होता है जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते ही ये दोनों दुश्मन ताकतें एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देती हैं। और जब ऐसा होता है तब देखिए क्या होता है। सर्किट अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। टोटल रुकावट यानी इम्पीडेंस बिल्कुल कम हो जाता है, जिससे करंट एकदम से बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। और पावर फैक्टर वो हो जाता है परफेक्ट 1। सर्किट ऐसे काम करने लगता है जैसे उसमें रिएक्टेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, बस शुद्ध रेजिस्टेंस है। तो अगली बार जब किसी को रेडियो की नॉब घुमाकर कोई खास स्टेशन लगाते देखें तो याद रखिएगा कि असल में क्या हो रहा है। वो उस रेडियो के सर्किट को ठीक उसी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस में ला रहे हैं। और यही रेजोनेंस का कमाल है जो हवा में तैर रहे हजारों सिग्नल्स में से सिर्फ उस एक को पकड़ता है और उसे हमारे सुनने लायक बना देता है। तो ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो हर पल हमारे आसपास काम कर रही है।